रॉनिचन बैक विद यू। आज अपन शुरू कर रहे हैं रियल नंबर्स का लेक्चर 3। तो होमवर्क डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। होमवर्क डिस्कशन करना है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क तो किया ही होगा सबने। ये आप सबसे एक्सपेक्टेशन है कि होमवर्क सब करके आए होंगे। तो इसको अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस होमवर्क के आपको अब सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और आप अपने आंसर चेक कर सकते हो कि आपने सही क्या नहीं किया। अब देखो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, पहला पार्ट 36 एंड 84, दूसरा 1152 और दूसरा है 1664। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। अब अपन को इसमें मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो एचसीएफ अपन निकालेंगे और फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम अपन ने वो आइडेंटिटी याद करी थी ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये अपन ने याद किया था। तो इसको अपन यूज करके एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकालना इजी होता है इसीलिए। ठीक है, तो 84 को मैं लिखूंगा 36 टाइम्स, 36 इंटू 2, तो ये 72 हो गया। 72 प्लस ये 12 हो गया। 36 को क्या लिखूंगा, 12 इंटू 3 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या आ गया अपना यहां से, इजीली अपन को एचसीएफ मिल गया 12। मिल गया नहीं मिल गया एचसीएफ 12। तो एचसीएफ मिल गया, तो अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा अपना 36 इंटू 84 अपॉन 12। कैसे, ये वाली आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये देखो, तो 12 से 3 टाइम 36, 3 इंटू 84 क्या होगा 252। तो आपका एचसीएफ तो हो गया आपका यहाँ पे 12, एलसीएम हो गया आपका इधर 252। तो देखो कितनी जल्दी हो गया, था इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन था। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अपने दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें फिर से एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें 1164 को मैं लिख रहा हूं, 1664 को मैं 1152 इंटू 1 प्लस देखो 215। तो 1152 को मैं लिखूंगा 512 इंटू 2, तो ये क्या देगा 1024 मिला मेरे को। तो यहाँ पे प्लस में क्या आएगा अब 152 माइनस 24। सिंपली ये देखो, क्योंकि 1000 से 1000 कैंसिल हो गए, तो अपन को 152 माइनस 24 करना है। 152 में से सबसे पहले 20 माइनस किया तो अपन को मिला 132। अब 4 और माइनस कर दोगे तो 128 मिलेगा। तो क्या मिला अपन को 128। अब 512 को मेरे को 128 के हिसाब से लिखना है। तो इसको अगर आप 4 टाइम्स करोगे ना इंटू 4, तो आपको 512 ही मिल जाएगा। तो ये प्लस 0। तो आपका यहां से एचसीएफ हो गया 128। इसी तरह आप एलसीएम निकालेंगे अपन, उसी की तरह जो पिछले वाले में क्या था 1152 इंटू 1664 अपॉन 128। इसको आप अगर सॉल्व करोगे, ये कैलकुलेटिव हो जाता है लेकिन ये इजी पड़ता है थोड़ा सॉल्व करने के लिए। अपन को एक ही चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। ठीक है, इसमें अपन ने आइडेंटिटी यूज करी, तो इससे अपना आंसर आता है 14976। तो आपका एलसीएम हो जाता है इस केस में 14976 और एचसीएफ हो जाता है 128। तो देखो कंसेप्ट कुछ भी नहीं था, सिंपल बस बेसिक कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, समझे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपकी बेसिक कैलकुलेशन अपन को करनी है, उससे अपना आंसर आ जाता है। अगला नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो क्या है 9999 है कि नहीं। ठीक है, अब अपन को ग्रेटेस्ट डिविजिबल निकालना है, तो अपन को एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे कॉमन जो होगा इसका एलसीएम,
तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एलसीएम ऑफ 15, 24, 36। ठीक है, तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 5 एलसीएम इज इक्वल्स टू, देखो, और 24 को 2 क्यूब × 3, और 36 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 4 × 9 यानी 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। अब अपन को क्या लेना है, मैक्सिमम पावर, तो 2 क्यूब यानी 8, 3 स्क्वायर यानी 9 × 5, 8 5 जा 40 और 49 जा कितना होगा, 360 है कि नहीं, 360 होगा। अब अपन को, अब अपने पास ये तो आ गया, इनका कॉमन मल्टीपल आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 999 को 360 से डिवाइड करेंगे। अपन डिवाइड क्यों करेंगे, इससे अपन को पता चलेगा कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा। 360 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 × 720, देखते जाओ, देखो क्या करता हूं मैं, 9 7 2 फिर से 9, अब 720 1440, तो इधर देखो 360 × 7 7000, 7 6 2 4 7 3 21, तो 25, तो ये क्या आया 2520, तो ये फिर से ये 7 टाइम्स, तो 9 7 2 279 आपका बचा। अब आपका 279 रिमाइंडर बचा 360 से डिवाइड करने के बाद, तो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना, जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि 360 तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, कि ये कॉमन, ये 360 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। अब अपन को इधर सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर निकालना है, जो तो इससे डिवाइड किया 360 से। अब अपन का जो लीस्ट नंबर होगा ना, वो 999 माइनस दिस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर ही तो एक्स्ट्रा है, इसको माइनस कर देंगे, तो ये अपना आंसर देगा 0299, ओ 7 हो गया यहाँ पे, तो अपना आंसर आ गया ये। अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको लीस्ट पूछा होता है, तो लीस्ट में आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है लीस्ट वाले में आपको, ठीक है, समझ रहे हो। लीस्ट वाले में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, उस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, कोई भी आप अच्छी बुक अगर फॉलो कर रहे हो एनसीईआरटी के अलावा, तो उसमें आपको ऐसे खूब क्वेश्चन मिलेंगे। और अपना जो अगला प्रॉब्लम प्रैक्टिस का सेशन होगा ना, अगला लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में मेरा टारगेट ये है कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, अगले लेक्चर में अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन को उसके बाद भी अभी करना है। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें आपको 3 तरह की बुक्स दी हुई हैं, तीनों के बुक्स के नंबर दिए हुए हैं, उन्हें आपको अरेंज करना है, उन्हें आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो आपको उन्हें अरेंज करना है कि स्टॉक कितने स्टॉक बनेंगे, तो आपको इधर क्या निकालना है, क्लियरली इट सीज दैट वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 336, 240 और 96 का आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF अपन किस तरीके से निकालेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो आप वही वाला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाले तरीके से पहले इन दो का निकालो, फिर इन दो का जो HCF आएगा उसके साथ इसका HCF निकाल लो, तो इतना लंबा करना पड़ेगा। या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, कर सकते हो। तो इसकी कैलकुलेशन क्या मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, मैं आपको सीधा HCF बता दूं, HCF इसका आप निकाल सकते हो। अगर आप, चलो एक काम करते हैं, HCF आप इसका खुद निकालोगे, मैं इसका आंसर आपको HCF बता देता हूं। इसका HCF आता है, इसका HCF आएगा 48, हाँ इसका HCF आएगा 48। अगर आपको इसको निकालने में दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि HCF निकलवाओ, तो अगले वीडियो में मैं इसका HCF निकालने का आपको तरीका वापस से समझा दूंगा। 3 नंबर का अपन ने HCF निकालने का एक भी क्वेश्चन वैसे किया नहीं, लेकिन मैं तरीका बता दिया कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर पहले इसका और इसका HCF निकाल लो, फिर जो HCF आएगा ना उसके साथ इसका HCF निकालो। तो 2 बार आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लंबे क्वेश्चन है इसीलिए। तो HCF अपन को मिल गया, यानी अपन 48 बुक किताबों को एक स्टॉक में रख सकते हैं। इसमें अपन को पूछे कितने स्टॉक्स होंगे, तो कितने स्टॉक होंगे, देखो पहले में 360, अगर 336 किताबें हैं टोटल, तो 48 से डिवाइड करा इसको, 336 को 48 से किया, 240 को
48 से किया, 96 को 48 से किया, तो आंसर क्या आया? इधर से तो अपना 2 आया, इधर से अपना 5 आया और इधर से आपका आएगा 7। तो टोटल स्टॉक कितने हो गए? 7 + 5 + 2 = 14 स्टॉक्स। तो ये आपकी टोटल हो गई। देखो आप 10th क्लास के बच्चे, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, इसीलिए आप अगर प्लीज मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट करके कि HCF इसका खुद निकालना, अगर नहीं निकल रहा है तो प्लीज डाउट पूछने से हिचकना मत, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपकी आईडी किसी को पता नहीं चल रही, आप अपन क्या होता है ना कि डाउट पूछने में हिचकते हैं अपन लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास है नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई यहाँ पे आपको जानता नहीं है। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो कुछ बच्चे डाउट नहीं पूछ पाते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, सिर्फ आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई वो भी नहीं होगी शर्मा शर्मी वाली बात, कोई हंसेगा नहीं कि आप कैसा डाउट पूछ रहे हो, सब अपने अपने मतलब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इधर बेझिझक होकर डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव डेट 1/√3 इज इर्रेशनल। तो देखो 1/√3 को लिखने का ही तरीका अलग है, बाकी और कुछ क्वेश्चन में अच्छा कुछ नहीं है इसमें। 1/√3 मल्टीप्लाई क्या हो, ऊपर नीचे √3 से, रेशनलाइजेशन, तो ये क्या आ गया? √3/3। अब आपको क्या प्रूव करना है? इसी को इरेशनल प्रूव करना है, तो फिर अपन से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ रेशनल नंबर, तो ये p/q फॉर्म में होगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये p² = 3p² = q²। फिर ऐसे तो ये अपन को क्या मिलेगा कि q जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो अगर q 3 से डिविजिबल है तो मैं q को 3 टाइम्स लिख सकता हूं, फिर q² करूंगा तो क्या आएगा? 9n²। q की वैल्यू 3p² है तो p की वैल्यू क्या जाएगी? 3n²। तो p भी अपना 3 से डिविजिबल है और q भी, तो ये अपना पॉसिबल है नहीं, कॉमन नंबर, कॉमन मल्टीपल मिल गया, तो ये तो को प्राइम थे। ऐसे करके वापस से आपको ये प्रूफ करना है, बस इसमें लिखना था, लिखने का तरीका अलग है। √3 को इसमें अपन √3 को ऊपर लाएंगे रेशनलाइज करके। अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद अपना रेशनलाइजेशन, इसके बाद अपन अपना लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखो। सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन है जो अपन ने बताया था ना मैंने कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो अपना आंसर इरेशनल रहता है, उस हिसाब से। तो लेट अस अज्यूम √2 + √3 इज रेशनल। पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना वो बहुत छोटा है और वो आपने बेस 9th में पूरा पढ़ा हुआ है, बस अपन को तो उसकी थ्योरम्स जो है ना, 3 थ्योरम है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो समझनी है। मेजर पार्ट वो है, उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप फंडे क्लियर हो जाएंगे, उसके ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है वो। 10th में क्या हुआ है तो इसको अपन पूरा कर सकते हैं। तो देखो इधर देखो, तो यानी अपन √2 + √3 को क्या लिख सकते हैं? p/q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्या होगा? 2 + 5 और 2 + 3 + 2√6 = p²/q²। यानी इधर से मैं डायरेक्ट √6 की वैल्यू लिखता हूं, देखते कितने लोग कर पाते हैं ऐसे डायरेक्ट, समझ पाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अभी अपना आ गया p और q रेशनल थे तो ये भी रेशनल होंगे, p और q को प्राइम थे, pq r को प्राइम एंड रेशनल, को प्राइम है तो रेशनल तो यहीं से देखो, है ना, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन √6 अपन को पता है कि रेशनल है। अब फिर से पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि इस कंडीशन पे आके आपको क्वेश्चन का नंबर देखना है कि क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, समझ रहे हो? कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आके आपको देखना है, जज करना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर ज्यादा नंबर का है तो आपको √6 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, और कम नंबर का है तो इधर आपको √6 को इरेशनल प्रूफ नहीं करना। तो ये तो आपका क्वांटिटी जो है ये आपकी रेशनल है, इरेशनल, ये क्वांटिटी आपकी इरेशनल है, समझ रहे हो? ये क्वांटिटी आपकी इरेशनल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल हो नहीं सकता, इसीलिए आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, फिर वो स्टेटमेंट आपको लिखने हैं सारे। समझ रहे मेरी बात सब?
ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब देखो रिविजिटिंग रेशनल नंबर और उनके डेसिमल प्लेसेस। अपन ने डेसिमल नंबर 9th क्लास में 2-3 टाइप के पढ़े थे। एक सबसे पहला था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता जो कि एंड हो जाते थे, जैसे ये 2 एग्जाम्पल जो लिए मैंने। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते थे जो एंड नहीं होते थे, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते थे, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, जिसमें एक कांस्टेंट पैटर्न रिपीट होता रहता था, वो रिपीटिंग थे। और जो नॉन रिपीटिंग थे वो सिंपल बढ़ते रहते थे, जैसे 1/7 नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो गया और 2/3 आपका रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो आपके हो गए। अब देखो इसको क्या 10 की क्यूब इधर लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो नीचे 10 आता है जब भी आपका टर्मिनेटिंग होता है, 10 की पावर में कुछ होता है तो उतने 0 लगते हैं। तो अब अपन थ्योरम 1 देखते हैं। थ्योरम 1 क्या कहती है, कोई भी x रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। कैसे टर्मिनेट कर रहा है, इन जैसों की तरह टर्मिनेट कर रहा है। तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। पीछे अपन ने इनको पीछे अपन ने इसको p/q फॉर्म में करा ही सही ना रिप्रेजेंट। तो यही बोल रहा है p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q को प्राइम है ना, को प्राइम है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना, वो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में होगी। देखो पीछे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल अपन ने लिया था 375 बाय 0.375 को अपन ने लिखा था 0.375 को अपन ने लिखा था 10 की पावर 3, ये लिखा था। तो अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो टर्मिनेट कर रहा है 2 की पावर और 5 की पावर में। और अपन को ये तो याद ही है कि 2 इंटू 5 10 होता है, ये तो पता ही है। तो जब भी जितने भी नीचे अपन को 10 चाहिए तो उतने अपन को 2 और 5 के फैक्टर्स चाहिए होते हैं। समझ में आ रही है बात, जितने भी अपन को नंबर चाहिए उतने में अपन को 2 और 5 के फैक्टर चाहिए होते हैं। तो ये आपकी थ्योरम कह रही है कि अब आपने जब भी किसी भी टर्मिनेटिंग, जैसे मानो 0.85 है, इसको आपको रिप्रेजेंट करोगे ना p/q फॉर्म में इसमें, तो ये आपका q जो होगा ना, ये नीचे वाला नंबर, ये हमेशा होगा कुछ 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग। इधर तो ये वापस से वही होगा 2 की पावर 3 5 की पावर 3। तो एक कुछ भी आपकी ऐसी पावर होगी। आगे अपन इसके एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले अपन अब दूसरी थ्योरम देखते हैं। अगर x कोई भी p/q रेशनल नंबर है सच दैट कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन q की 2 की पावर n और 5 की पावर n की 2 की पावर और 5 की पावर में n फॉर्म होती है, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पीछे अपन ने देखा था कि जो भी अपना नंबर है, एक सेकेंड मैं ऐसे ही रख लेता हूं, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तो देखो पीछे अपन ने देखा था कि कोई भी अगर टर्मिनेटिंग होता है ना डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसका p/q फॉर्म रेशनल नंबर में जो होता है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के टर्म्स में q होता है। अब ये बोल रहा है अपन को कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में और उसमें q आपके 2 की पावर n और 2 की पावर 5 में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, यानी उल्टा, बिल्कुल उल्टा। जैसे कि मानो एग्जाम्पल वही लेते हैं 375 वाला, इसका प्राइम फैक्टर उसमें, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में देगा। इसकी क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 375, यानी टर्मिनेटिंग है। तो यही कह रहा है, पहली वाली आइडेंटिटी का जस्ट अपोजिट है, यानी इस थ्योरम का वाइस वर्सा ट्रू है। ये थ्योरम वाइस वर्सा है, ठीक है। समझ में आई ना सबको, ये थ्योरम इजी थी, बिल्कुल इजी थ्योरम है, ज्यादा कोई बड़ी है नहीं है। वापिस से देखो कि क्या कह रही है कि अगर कोई भी p/q रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, रैंडमली रेशनल नंबर है कोई, आप बोलोगे कि सर इसमें आपने 1000 वगैरह के एग्जांपल लिए, तो देखो मानो आपके पास क्वेश्चन है 800 बाय 13, ये आपका एग्जांपल है। 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 800 को मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं 32 इंटू 25 लिख सकता हूं ऐसे, मैं चेक कर लो, लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, क्योंकि मेरे को लगता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। तो अगर मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे,
5 के क्यूब से, ठीक है। अगर मैंने इसको ऊपर नीचे 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई किया, यानी ये क्या आया 125 इंटू 13 अपॉन 10 टू दी पावर 5। तो 125 इंटू 13 कितना होगा, इधर देखते हैं। 3 5 जा, ये तो देखो कितना हो जाएगा 375 इंटू 5 2 1 5 2 6 1। तो ये अपने को क्या मिला 1625 बाय दिस। तो ये अपना क्या आ गया 0.01625। तो यानी ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्या वैल्यू क्या था ये 13/800, यानी ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में था, इसीलिए ये टर्मिनेट हो गया। अगर ये उसमें नहीं होता 3 वगैरह कुछ एक्स्ट्रा होता तो वो टर्मिनेट नहीं करता। समझ में आ रही है बात, कि वो टर्मिनेट नहीं करता, नॉन टर्मिनेटिंग होता। यही अगली थ्योरम है अपनी, कि अगर कोई भी x p बाई क्यू फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, है ना, को प्राइम है, एक रेशनल नंबर होगा कि q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n या 5 की पावर m फॉर्म में नहीं है। तो x जो होता है ना आपका डेसिमल एक्सपेंशन x का, वो हमेशा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2/3। इसका नीचे 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 3 है, 2/3 अपना क्या आता है 0.6 बार। सिमिलर एग्जाम्पल 8/3, इसका क्या आता है 2.6 बार। अब आप बोलोगे सर आपने तो 3 के ले लिए, कुछ नया एग्जाम्पल लो। ये लो नया एग्जाम्पल 24/9, क्या होता है ये 1.333 होता ही नहीं होता है। तो ऐसे ही चलता है ये मामला, कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग ही निकलेगा अगर 2 की पावर समथिंग या वो नहीं है तो। समझ में आ रही है बात। तो ये आपकी तीनों थ्योरम हो गई। तीनों थ्योरम का एक बार क्विक रिवीजन आप करो, तीनों थ्योरम एक बार क्विकली देख लो, वापिस से पढ़ लो, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं धीरे एक एक करके तीनों थ्योरम का स्टेटमेंट आप पढ़ो, मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से देखते जाओ ना। थ्योरम 1.5 कहती है लेट x बी एन a rational number, statement पढ़ो, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की power n 5 की power m where n m and are non-negative integer। कंडीशन स्पेसिफाइड है, कंडीशन बेस्ड प्रॉपर्टी है कि n m और n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अब आते हैं 1.6 पे। लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, ठीक है। आगे थ्योरम 1.7, लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर p and q are co-prime numbers, co-primes be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 की power n 5 की power m where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, यानी रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। तो इसी के साथ अपन अब बढ़ते हैं अपने सवालों के सिलसिले की तरफ। तो अपन को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पीछे अपन ने थ्योरम पढ़ी कि अपन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब आपका क्यू अपन को रिप्रेजेंट कर सके 2 की पावर n और 5 की पावर m में, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है, जब आपका क्यू 2 की पावर n 5 की पावर m में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इधर अपन को क्या देखना है, पहले वाले पार्ट में अपन को देखना है 50 को, दूसरे वाले पार्ट में अपन को देखना है 210 को। तो ब्लू पेन से बहुत देर से काम कर रहे हैं, चेंज करते हैं। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो क्या होता है 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 टाइम्स 50
ओ 25 5, तो 50 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर, यानी 2 और 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, यानी ये आपका जो होगा ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आई बात? अब टर्मिनेटिंग में अगर अपन को इसका डेसिमल एक्सपेंशन में पूछा है क्या होगा, तो 33/50 इंटू 2 करो ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा 66/100। तो देखो फटाफट आंसर मिल गया 0.66। अब इधर देखते हैं 210 का, 210 को देखते हैं, तो 2 से करा 105, 3 टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 3 टाइम्स आएगा या आपको देगा 35, फिर 5 टाइम्स 7, ठीक है। तो 210 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इधर 3 और 7 एक्स्ट्रा आ रहे, सिर्फ 2 और 5 ही नहीं है, 3 और 7 भी हैं इधर अपने पास, तो इधर अपन इसको टर्मिनेटिंग नहीं कह सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब अगर इसका आंसर अपन को निकालना है तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें डिवीजन करना पड़ेगा अपन को। तो देखो 77/210, 7 कैंसिल कर सकते हैं अपन इधर से, तो 11 बचा और ये क्या बचा अपना 30, तो ये क्या दिया हुआ है 30/11 ये है। इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 1.1/3 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो देखो बेसिकली अपन को क्या डिवाइड करना है, 11 को डिवाइड करना है 3 से, उसके बाद अपन एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा देंगे। 3 से अगर ये डिवाइड होता है तो 3 9 20, तो ये 0.6666 चलता जाएगा, तो इसका आंसर अपन को मिलेगा 0.366666 चलता जाएगा, यानी 0.36 बार ये आपका आंसर होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, ये अपना आंसर आया। ठीक है, अपन ने दोनों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्रूफ भी कर दिया बिना डिवीजन किए, और अपन ने डेसिमल प्लेसेस भी निकाल ली इनकी, तो ये था इजी तरीका। तो ये चैप्टर, पहला चैप्टर इतना ही है। इसके आगे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को लाते कैसे। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अपना चौथा सेशन होगा वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस का होगा। अब आप लोगों को मेरे को कभी कभी लगता है कि आप लोग सोचते होंगे कि सर ने इतने जल्दी, भैया ने इतने जल्दी टॉपिक करा कैसे दिए। मैं ये टॉपिक अपने इसलिए जल्दी हो गए 3 लेक्चर में, क्योंकि अपन ने बेसिक कंसेप्ट करे, क्वेश्चन करे ढंग से। अब अपन का जो चौथा प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होगा ना, उसमें सारे टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन, एनटीएससी लेवल, उससे भी ऊपर जितने भी ओलंपियाड या पेपर वगैरह कुछ भी होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, उन सब पे स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह सबके लिए अपन प्रिपेयर करेंगे। अब ये देखते हैं पहले तो ये वाला क्वेश्चन अपन, तो इसको अपन सॉल्यूशन, तो x को क्या, x को अपन इसको x बोल देते हैं, तो क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 5 बार। 9th में अपन ने तरीका किया है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो ये क्या आया 10x इक्वल्स टू 2.54 बार। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ये मैंने आप लोगों को समझ नहीं आएगा, रुको मिटा ही देता हूँ, मैं स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ, बेमतलब में कंफ्यूज हो जाओगे नोट्स देखोगे जब। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो ये क्या आ गया अपने पास 1000x अपने पास आ गया 1000x, ये क्या हो गया 254.54 बार। ये अपनी इक्वेशन 1, ये अपनी इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर क्या बचा 2 - 1, ओहो ये तो दिख ही नहीं रहा है, टू -1 अपन ने किया तो ये क्या मिला अपन को 990x इधर, और इधर मिला अपन को 252, तो x की वैल्यू क्या आई 252/990। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, ये आएगा 126, ये 495 आया। अब क्या ये 3 से जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या मिला अपन को 42, ये अपन को मिला 16
5, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है ये तो ये अपन का क्या मिलेगा 14, ये अपन को मिलेगा 55। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर आ गया, x की वैल्यू आई 14/55। तो अपना ये आंसर हो गया, यानी 14/55 क्या था 0.25254 बार। तो ये अपना आंसर हो गया, डन, क्वेश्चन डन। तो ये अपन ने एक क्वेश्चन करके कंसेप्ट रिवाइज कर लिया। तो होमवर्क फिर से, तो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, फैक्टर इसके ऊपर बेस्ड, डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड करना इन दोनों को, और इनको अपन अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेक्शन में देखते हैं, डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये काम हमारा पसंद आ रहा है, काम कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, और तो आपको पता ही है क्या करना रहता है आगे, कमेंट करें, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइस, दिस ऑन इज साइनिंग ऑफ नाउ, बाय।